बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलासार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, एक तरफ हमारे मुआशी बहरान तवालत इख्तियार करता जा रहा है, दूसरी तरफ सैलाब की तबाहकारियाँ भी जारी हैं और फिर इसके साथ साथ कबल अज़ वक्त इंतखाबात की गूंज भी सुनाई देती है। एक अहम मुलाकात के चर्चे भी हैं और ये सुनाई देता है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। मुआशी जो हैजानी कैफियत पैदा हो चुकी है, इससे जिस तरीके से निकलना है वो मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं है। तो कबल अज़ वक्त इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तयाब होगी और उसी से फिर बेहतरी का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है कि अवाम जिसका चुनाव कर लें वो दोबारा से हक़ हुक्मरानी अपना बरकरार रखे और आवाम के अंदर चला जाए और फिर जो भी फैसले कर रहे हैं वो अपने तौर पे करता रहे। लेकिन इस कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से जो अहम मुलाकातें हैं उनमें किस हद तक सच्चाई है? क्या ये अहम मुलाकात जो है ये मुस्तकबिल करीब के अंदर पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील कर सकती है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, अगर शहरी इक़्तिदार की इस वक्त मसरूफियात देखिए तो बेशुमार जो हल्के हैं वो काफ़ी मुतहर्रिक हो चुके हैं, बेशुमार मुलाकातें हैं वो सफारत खानों के हुकाम के साथ भी हैं और कुछ बड़ी मुलाकातों के भी चर्चे हैं। क्या समझते हैं मंजरनामा तब्दील हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए, यहाँ से दो तीन चीज़ें हैं जो मेरे नोटिस में हैं, जो मुझे जिसकी इन्फॉर्मेशन मिली है, मेरे सोर्स ने जो मुझे कन्फर्म किया। एक तो ये चीज़ें हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात जो है इसी साल होते नज़र आ रहे हैं और इस सिलसिले में बाकायदा मैं आपको कह रहा हूँ इंतखाबात की तैयारी के हवाले से कह दिया गया है और इस पर काम शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन का अमला मुख्तलिफ ज़राए से काम इतला मिली है कि काम इस पर शुरू कर चुका है। दीगर जो अदारे हैं वो इस पर काम शुरू कर चुके हैं कि हर सूरत में इस साल में ही इलेक्शन कराया जाएगा और इसके लिए अगस्त का महीना बड़ा अहम महीना है। मैंने पूछा किसी से कि अगर इसी साल इलेक्शन कराया जाएगा तो फिर इसी महीने यानी अगस्त के महीने में आपको असम्बलियाँ डिज़ोल्व करनी पड़ेंगी और उसके बाद आपको निगरान सेटअप लाना पड़ेगा, तो फिर इस साल इलेक्शन हो सकता है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम इसी पे काम हो रहा है और ये काम होने जा रहा है। कुछ लोगों ने तो कहा कि ये कुछ दिन ऐसे हैं, मतलब ये मैं कन्फर्म नहीं कह सकता। किसी ने कहा कि 5 से 11 अगस्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा जी ये तो मुहर्रम में गुजर जाएगा। उसने कहा उसके बाद जो है अगस्त का महीना बड़ा अहम महीना और इस अगस्त के महीने में सारा कुछ हो सकता है। तो एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि आखिर का एक सवाल था ना पहले कि किस तरह होगा। मुस्लिम लीग नून कह चुकी है कि वो पूरा अपना टेन्योर पूरा करेगी, मौलाना साहब कह चुके हैं कि हमने फैसला किया है टेन्योर पूरा करेंगे, वो दीगर लोग कह चुके हैं कि हमने अपना फैसला किया है टेन्योर पूरा करेंगे। मेरे पास इतना ये है कि जिन लोगों ने जिस बड़ी सियासी जमात ने ये सारी गेम बनाई थी, जिस बड़ी सियासी जमात ने ये सारा सिस्टम तैयार किया था, जिनके राब्ते थे, जिनको तैयार किया था, जिनके साथ मीटिंगें हुई थी, वो सियासी जमात जो है वो इस में कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से अपना अहम तरीन रोल अदा करेगी। या सर अभी तक बहुत सी जगहों पे डिस्कस हो रहा है कि ये बात हो रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है कोरोना में के पेशेंट हैं, कोरोना उनको हो गया उनके और वो कंटाइन है घर में। तो क्या ये किसी ने कन्फर्म किया कि वो पाकिस्तान आ गए हैं? क्या किसी ने कन्फर्म किया? नहीं, इस हवाले से तो कोई। तो क्या वो दुबई में है और दुबई में है तो वो इलाज हो रहा है या मुलाकातें हो रही हैं? ये मैं एक सवाल छोड़ रहा हूँ और मेरा जो सुनने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, जो देखने वाले हैं वो मेरी बात को समझ जाएंगे। कुछ हल्कों का कहना है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो बहुत ज़्यादा मायूस हुए हैं। कुछ हल्कों का यह कहना है वो बहुत ज़्यादा मायूस हुए हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार भी हैं और हो सकता है कि वो इस पर राज़ी भी हो गए हों कि ठीक है थोड़ा सा माहौल बनने दें फिर हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं। और एक मेरे पास इतला ये भी है कि अब चूँकि माहौल ऐसा बन चुका है कि मुत्तहिदा हुकूमत के पास कोई रास्ता रहा नहीं, पंजाब उनके पास है नहीं, बलोचिस्तान मिक्स है, सिंध सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब के पास है, वो वहाँ पे मुत्तहिदा हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुत्तहिदा वफाकी हुकूमत वहाँ पे आके अपनी मनमानी करे, वहाँ पे आके सारे मुत्तहिदा वाले मुत्तहिदा जो हुकूमत के हैं लोग वो करें, तो वो तो आपको पता है वहाँ पे तो MKM की नहीं मानी जा रही, वहाँ पे ANP की नहीं मानी जा रही, वहाँ पे मौलाना समीउल्लाह के जो लोग हैं सोमरू वगैरह वो पूरी मुखालफत कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो मुमकिन नहीं है। बाकी पंजाब इनके पास नहीं है, KPK इनके पास नहीं है, तो वफाक का चलना मुमकिन नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसा माहौल तश्कील दे दिया गया है या ऐसा माहौल बन चुका है कि अब हर सूरत में इलेक्शन की तरफ जाना होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जरदारी साहब का भी उसमें एक अहम रोल है? जी बिल्कुल, मेरे पास जो इतलात है ये आप देखेंगे अचानक कुछ दिनों में आके ये सारी चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाएंगी, बड़े शोर मच रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, जरदारी साहब के मुत्तहिदा जो हुकूमत है उसमें जरदारी साहब की हम ख्याल जमातें भी हैं?
काफ़ी जमातें हैं जी, ज़्यादा तो हैं ही उनकी खम ख्याल जमातें। कौन सी जमात है जो उनकी खम ख्याल नहीं है, सवाए चंद एक के? ज़्यादा तो उनकी खम ख्याल है और उनकी ताबे हैं और किसी और के भी ताबे हैं। और जब जो फैसला करेंगे तो अचानक से फिर आप मुझे बताएं कुछ लोग निकल जाते हैं। कैसे मुमकिन है मौलाना फजलुर रहमान को लूप में लिए बगैर कोई फैसला कर लिया जाए? जब फैसला होगा तो फिर उस लूप में मौलाना साहब भी होंगे और मौलाना साहब को बात माननी पड़ेगी। आप ज़हन में रखिएगा बात, जब ये फैसले, चूँकि ये फैसले होने जा रहे हैं। या सर मुझे बड़ी एक सिंपल सा सवाल भी है, और आप मुझे बताएं कि अगर ये इस मुल्क की हुकूमत इस काबिल होती, अगर इस मुल्क की खारजा पॉलिसी इतनी मजबूत होती, तो क्या हमारे आर्मी चीफ साहब को ख़ुद रिक्वेस्ट करना पड़ती? 3 माह का टाइम इनके पास था। इन्होंने IMF से मुलाकातें की, IMF से 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मुलाकातें हुई। इन्होंने बिलावल साहब गए, मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा ख़ारजा से मिले, मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मिले। कहा गया जी मामला ठीक होने जा रहे हैं। कहा गया जी चाइना हमारे साथ जा रहा है। फिर कहा गया जी रशिया भी ठीक हो जाएगा। अमेरिका से हमारे मामला बड़े दुरुस्त हो रहे हैं, सऊदी अरब से हमारे मामला बड़े दुरुस्त है, कतर से हमारे मामला, कुवैत से, हर जगह की बात की गई। इन तमाम तर मुलाकातों, इन तमाम तर टूर्स के बाद और वज़ीर आज़म साहब के भी राब्तों के बाद भी आखिरकार IMF के लिए किसको रब्ता करना पड़ा? इसकी तो एक प्रेस रिलीज जारी हुई, तस्दीक हुई ना बकायदा। किसको रब्ता करना पड़ा? खारजा ने भी तस्दीक की, उसको ऊपर आर्मी चीफ साहब को करना पड़ा ना। तो इसका मतलब है कि हुकूमत तो फेल हो गई, यानी मौजूदा हुकूमत का मुकम्मल सेटअप जो था, मुकम्मल जो ज़िम्मेदारान थे, उनमें से किसी की बात किसी जगह पे नहीं सुनी गई। तो जिसके बाद हमारे पाकिस्तान के सिवा सलार को इस पर एक्टिव होना पड़ा कि पाकिस्तान की माशरत को किस तरह संभाला देना है। तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब एक पूरा सेटअप जो है ख़त्म हो रहा है, जब एक पूरा सेटअप मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया, उसका एक वज़ीर भी किसी एक चीज़ में कामयाब नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर तो वाज़ेह नज़र आता है कि अगर अफवाज पाकिस्तान ने ही सारा कुछ करना था, अगर अफवाज पाकिस्तान ने ही सब कुछ लेकर देना है, तो फिर इसका मतलब है ये सिस्टम तो ख़त्म हो गया। फिर इस सिस्टम की जो सिस्टम आया था कि इसमें बड़े आप समझ सकते हैं कि बेहतरीन लोग थे, बड़े ऐसे लोग थे जिसे आप कह सकते हैं कि सिकंदर थे, लेकिन उन सिकंदर में से इतने बेहतरीन थे कि जितने डॉलर दुबई मुंतकिल होता रहा, लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करते रहे और हमारे उस कान खबर तक ना हुई। मैं उस पर किसको खबर नहीं हुई? डॉलर मुंतकिल करने वाले कौन थे? अगर आप सुनना चाहते हैं तो फिर सुन लेना, डॉलर मुंतकिल करने वाले कौन थे? याद है मैंने कहा था सबसे बड़ा जुआ इस पे हो रहा है। मैंने कहा था हुकूमत के अंदर लोग मौजूद हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर डॉलर दुबई मुंतकिल हो रहा है, एयरपोर्ट से ही जा रहा है, जहाज के जरिए जा रहे हैं लोग, चेक करने वाले कौन थे? क्या वहां पर जो लोग खड़े थे उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी? क्या उनको नहीं पता? अगर वहां पर आप एक आम आदमी जिसके पास $3000 होते हैं, उसे तो आप रोक लेते हैं, उसे तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जो 3 करोड़ लेके जा रहा है उसको क्यों नहीं रोकते? उसको क्यों नहीं रोका गया? इसलिए कि वो बासर होगा ना, ताकतवर होगा ना, उसके आगे पीछे कोई लोग मौजूद होंगे ना, उसको प्रोटोकॉल देने वाले क्यों होंगे? प्रोटोकॉल किसको मिलता है? ताकतवर कौन होता है? तो ये तो बड़ा क्लियर है। वो जो आज एक चला, कितने लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, कितने लोगों ने वहाँ पे प्रॉपर्टी अपनी बनाई है। प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसकी है? 80 विलास विले वो किसके हैं? क्या वो एक सूबाई वजीर नहीं है? क्या उसका तल्लक मौजूदा हुकूमती सेटअप से नहीं है? क्या नहीं है? ये मुझे बताएं। वो तो फिर राणा साहब अगर नाम निकालने शुरू कर दें तो फहरिस्त पूरी मुरतब हो सकती है। तो यासर ये इसलिए अब उन अदारों को ये सारी चीज़ें पता चल गई, पहले भी पता थी, अब मज़ीद पता चल गई। जब इनको लाया गया, इनसे कहा गया हुकूमत संभालें, किसी ने हुकूमत तो नहीं संभाली, लेकिन सब ने अपनी हुकूमत के 3 माह के मज़े खूब लूटे। अब तो 4था माह शुरू हो गया, तो अब इसके बाद उनके मज़े तो हो गए, लेकिन मुल्क का सत्यानाश हो गया। ताजर आज बिल जलाल है, ट्रांसपोर्टर 2 तारीख को हड़ताल कर रहे हैं, आम सार्फिन जो है जिनके बेचारे की जितनी तनख्वाह नहीं उससे ज़्यादा बिल आ गए हैं, हर बंदे को टैक्स पड़ गया है, हर बंदे को वो टैक्स लग गया बिलों में जो हमने सोचा भी नहीं था, जो जिसका कभी जिक्र भी नहीं हुआ था। 1 यूनिट चले, 101 यूनिट चले, टैक्स सबको भरा है। यानी इस तरह किया गया कोई नहीं, जिसने कहा कोई नहीं है। गाड़ियों की कीमत आपको पता ना आज कहां चले गई हैं? 10, 12, 15, 20 लाख बढ़ाई गई है। कंपनीज ने वैसे भी बुकिंग बंद कर दी है बेशतर गाड़ियों की, और यहाँ पे मेडिसिन आपको मिल नहीं रही, मेडिसिन महंगी होगी, हर चीज महंगी होगी। तो ये अगर आपको मुझे नजर आ रहा है तो उनको भी नजर आ रहा है ना, जो इस मुल्क को बचाना चाहते हैं। तो फिर बड़ा क्लियर सी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। चले मैं आपको एक और बड़ी खबर बता दूं, इंटरव्यू शुरू हो गए। या सर इंटरव्यू शुरू हो गए हैं निगरान सेटअप के लिए।
कोई तरदीद करे, जितनी मर्जी तरदीद करे, आने वाला वक्त आपको बता देगा। निगरान सेटअप के लिए इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। उन इंटरव्यूज़ को लेने वालों ने बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ कर लिए हैं। अच्छा, आप नहीं, फिर अगर बात ये यहाँ तक आन पहुँची है तो फिर बता दें कि क्या कोई टेक्नोक्रेट सेटअप होगा? जी बिल्कुल, टेक्नोक्रेट सेटअप होगा जी। यानी ये तो फिर पैराशूटर्स ही हुए ना सर? नहीं, पैराशूटर नहीं होंगे, इस मुल्क से होंगे। इस मुल्क में बड़े टेक्नोक्रेट हैं यार, बड़े बड़े अच्छे टेक्नोक्रेट हैं। क्या हो गया? टेक्नोक्रेट होंगे, कुछ सियासी लोग होंगे जो गैर मुतनाज़ा होंगे, कुछ सियासी लोग होंगे, और ज़्यादा मुआशी सूरत हाल को देखने वाले होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ रिटायर्ड लोग जो हैं वो भी इसमें होंगे। ये सारा कुछ चल रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं। अब उसमें कौन पास है कौन फेल है मैं तो नहीं ये बता सकता, लेकिन ये काम चल रहा है। और बहुत से, मैं आपको बताऊँ कि एक मीटिंग, PDM की मीटिंग में ये बात डिस्कस हुई कि ये सुना है जी कुछ इंटरव्यू हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमें भी पता चला। तो उन्होंने कहा फिर पता चला आपको, अभी तो किया क्या है? ये तभी तो तोपों के रुख आपने देखे नहीं, अचानक तब्दील किस तरह हुए हैं, अचानक ये सारी चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, अचानक मौलाना साहब की गरज कैसे जा रही है, अचानक ये सारे मामला किस तरह जा रहे हैं। आपको पता है ये तो बड़ा एक दचका लगा यासर, बड़ा ही बहुत बड़ा दचका लगा है। और ऐसा दचका जिसके बाद इनके आने वाले दिन बड़े खौफनाक होंगे इनके लिए। सियासी मुस्तकबिल इनको अपना कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा। याद करें चौधरी परवेज़ राही ने एक बात कही थी, आपने ही सवाल किया था ना, उन्होंने कहा था कि मुझे आइंदा इलेक्शन में बहुत से सियासी चेहरे नज़र नहीं आ रहे। तो मुझे भी लग रहा है कि कोई ऐसे ही पेशन गोई थी जो उन्होंने बहुत से नहीं 90% बात कर दी थी। तो ये देखें, ये तो मुझे कुछ नज़र आ रहा है। दो चीज़ें तो ज़हन में रख लीजिएगा ना यासर, कि अगर आप ये कहें, कोई शख्स ये कहे कि जी मैं अगला वज़ीर आज़म मैं हूँ, मुझसे अब कमिटमेंट कोई चीज़ नहीं है। कमिटमेंट है अवाम के वोटों की, कमिटमेंट है पाकिस्तान के साथ, कमिटमेंट है कौन पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करता है, कमिटमेंट है कौन कैसा है। वो सारे खिलाड़ी जो इमरान खान पर तनकीद करते थे, वो सारे खिलाड़ी जो कहते थे इमरान खान को खेलना नहीं आता, इसने सारा बेड़ा गर्क कर दिया इसकी टीम ने, वो सारी टीम जब खेलने आई तो उन्होंने उससे कई गुना ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने तो सत्यानाश ही कर दिया ना, बेड़ा गर्क क्या, उन्होंने बिल्कुल कश्ती डुबो के रख दी। आज डॉलर कितने का हो गया? आज जैसे डॉलर कितने का? 150 से ज्यादा हो गया ना, मिल रहा है 150 से भी नायाब है। एलसी कितने की खुल रही है आप देखें, लोग चीख रहे हैं। एलसी खुल रही है वैसे हमारे यहाँ तो, यहाँ पे एलसी नहीं खुल रही राना साहब। सबसे बड़ा मतलब तो ये यहाँ तक आन पड़ा है कि एलसी नहीं खुल रही। लोगों का जिनका माल परा बर्बाद हो रहा है, लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं, मातम कदा हैं लोग। वो जो गाड़ी जो 26 लाख में लोगों को महंगी दिखाई देती थी, वो 40 लाख तक आपकी गवर्नमेंट के दौरान हो गई है। डॉलर कहाँ तक पहुंच गया है, बिजली के नर्ख बढ़ गए हैं। अभी आपने 50 पैसे और रेट बढ़ा दिया है, ये आज की खबर है जी। 50 पैसे फी यूनिट और बढ़ा दिया है कि ये अगले 3 माह के बिल्स में वसूल किया जाए। सर दरअसल ना हमें आदत हो गई है, हम 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 रुपए तक की बढ़ाने पे ना सोचते हैं अच्छा 50 पैसे तो अब हम कहते हैं क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने 50 पैसे तो कोई रेट हम समझते नहीं ना। हालांकि ये तो पता चलेगा ना जिस तरह इस दफ़ा बिलों में पता चला है। हाँ जी, 50 पैसे का 12 बनता है सर। बनता है। आप ये अंदाज़ा लगाएं, ताजर इनके साथ होते थे, पूरी तंजीमें इनके साथ थी। ठीक है, इनके खिलाफ करें। हमने वो भी देखा था कि जब PTI के दौरे हुकूमत के दौरान कोविड के अंदर लॉकडाउन हुआ था तो इन्हीं की ईमा के ऊपर उन्होंने एहतजाज किया। अल्लाह भला करे, आप वो भी इनके खिलाफ खड़े हो गए। 2 दिन बाद आपके बड़ी हड़ताल 2 अगस्त को होने जा रही है पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट की, इनके खिलाफ है। अब मुझे बताएं, आम शहरी जो है वो बिल पकड़ता है। ये अभी हम स्टूडियो में आए हैं तो बेचारे हमारे कैमरामैन क्या चीख रहे हैं, क्या रो रहे हैं कि सर ये देखें हमारा बिल कितना कितना। हम उनको क्या बताएं भाई हमारा बिल कितना कितना है, कौन सा ऐसा शख्स है जो नहीं रो रहा। तो इन हालात में ये सारी आगाही हो चुकी है। इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन हो रहा है। इस्लामाबाद के अंदर सफारत खानों में बाकायदा लिस्टें तैयार हो रही हैं। यासर साहब मुलाकातें शुरू हो गई हैं। पहले तो एक सफारत खाना मुलाकातें करता था, अब कई सफारत खाने मुलाकातें कर रहे हैं। अब उनमें लिस्टें बनना शुरू हो गई हैं कि किस सूबे में कौन कितनी सीटें ले सकता है, किस जमात के किस सूबे में कितने लोग हो सकते हैं, किसको किसकी हमायत हासिल है, आइंदा इलेक्शन में मुतवक्को वज़ीर आज़म कौन हो सकता है। ये बाकायदा लिस्टें बनना शुरू हो गई हैं। और एक मिनट राना साहब, ये जो आपने एंड पे बात की आइंदा इलेक्शन में मुतवक्के वज़ीर आज़म कौन हो सकता है, इस पे भी जवाब की ज़रूरत है वैसे? नहीं है जो जवाब मैं कह रहा हूँ, वो अपनी एक लिस्टें बनाते हैं, खानाबोरी करते हैं। क्लियर नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा चाहे कोई भी सूबा हो उसमें बड़ा इमरान खान का वोट बैंक बहुत बढ़ गया। PTI इमरान खान का नाम है। अच्छा राना साहब, आप ये देखिए कि दहाइयों तक सियासत की है बहुत सी जमातों ने पाकिस्तान की। उन्हें नैरेटिव बिल्ड करना भी आता है, कॉन्स्पायरेसी भी करनी आती है, और उन्हें अवाम की हिमायत लेना भी आती है, और वोट को निकलवाना भी आता है, रद्द बदल करना भी आता है। क्या वजह हुई है, तब्दीली क्या हुई है
कि वो सारी की सारी जो है वो नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाई मिल के भी, और एक जमात का एक बंदा, मैं सिर्फ एक बंदे को क्रेडिट देता हूं और पूरी जमात में से किसी और को नहीं देता, क्योंकि उसी के नाम पे वोट है और उसी के नाम का नैरेटिव है। वो एक बंदे ने कौन सा कुलिया आजमा लिया है कि तमाम हवा बदल गई। देखिए, उस बंदे ने बात किया पाकिस्तान की, उस बंदे ने स्टैंड लिया है। देखिए, उस बंदे ने वहां से जब निकला, हाली हाथ निकला, एक डायरी लेके निकला, उस बंदे ने साबित किया कि मैं पाकिस्तान के लिए ला रहा हूं। उसने हिम्मत नहीं आ रही, पहले दिन से उसने शुरू कर दिया। ये जो आपकी डायरी वाली बात है, ये हमजा शहबाज शरीफ साहब वाले में भी बयान आया था कि वो निकले हैं तो डायरी लेके। नहीं, वो नहीं थे, वो बेचारे, अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और कमर की दर्द सुना उन्हें निकला ये बहुत ज़्यादा, तो अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। वो डायरी लेके नहीं निकले थे। देखें, उनका टेन्योर इनका टेन्योर में फ़र्क आप देखें क्या है। ये शख्स जो है, ये इक़्तिदार के मज़े नहीं लूट रहा था, ये इक़्तिदार को लेकर आवाम को कुछ दे रहा था। हेल्थ कार्ड, आप सस्ती स्कीम, राशन स्कीम, लोगों को पैसे देना, आम लोगों को कर्जे देना, बिला तफरीक कर्जे देना, ये सारी चीज़ें कर रहा था ना। उसमें वो पीटीआई को ओबलाइज नहीं कर रहा था, पाकिस्तान को ओबलाइज कर रहा था, पाकिस्तानियों को ओबलाइज कर रहा था। जब वो निकला तो उसकी एक आवाज़ थी। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, लोग कहते थे जी इमरान खान के साथ वोट बैंक नहीं है। मैंने कहा था अगर ये जो एक कार्ड दिए उन्होंने, अगर उन कार्ड लेने वालों, हेल्थ कार्ड लेने वालों में से 25% लोग भी उसके साथ आगे, उसे कोई इलेक्शन नहीं हरा सकता। अगर वो जो 12,000 14,000 रुपये दे रहे थे, उसमें से 10% उसके साथ आगे, उसको कोई इलेक्शन नहीं हरा सकता था। जिन लोगों को आसान शराइत पे कर्जे दिए गए यंगस्टर को, अगर उनमें से कोई 25% आगे तो किस तरह हराएंगे। बाकी हुकूमतों ने किया क्या? देखें, इमरान खान ने कुछ दिया, उसकी हुकूमत खत्म हुई। आप जो कहते हैं ना कि अवाम किस तरह उसके साथ आई, अवाम में एक तो शऊर आ गया यासर, एक वो वोटर जिसका वो इंतजार कर रहा था वो तैयार हो गया। दूसरा, उसी वोटर ने सोशल मीडिया के जरिए, अपने घर में बैठ के बहस के जरिए, फिर अमल के जरिए हुआ क्या, वो आए इक़्तिदार में, उन्होंने नारे लगाए, इक़्तिदार में आते ही उन्होंने महंगाई का वो हाल कर दिया कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, खाना महंगा, हर चीज़ महंगी कर दी। चीज़ें महंगी करने के साथ साथ वो लोग जो एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते थे, गिरेबान से पकड़ूंगा, लटका दूंगा, इनके साथ जाने से बेहतर है मैं मौत कबूल कर लूंगा, वो सब जब इकट्ठे हो गए तो लोगों ने कहा यार ये सारे तो पूरी जिंदगी हमें बताते रहे हैं कि ये चोर है, वो कहता रहा ये चोर है, वो कहता रहा ये लूट के ले गया, वो कहता ये लूट के ले गया, तो ये सारे इकट्ठे हो गए। इसका मतलब है सिर्फ एक इमरान खान ठीक है, सारी कौम उसके पीछे चल पड़ी और उसने साबित किया। देखे, कभी पाकिस्तान की सियासत में हुआ था एक एक दिन में 4-4 जलसे। और जो शख्स एक सुबह कपड़े पहन के निकलता है, 5 जलसे करने के बाद भी अपने कपड़े तब्दील नहीं करता, वो पसीने से शराबूर है। बाकी लोग तो जनाब माजरत से जब तक मेकअप मुकम्मल ना हो जाए, जब तक हर जलसे में सूर तब्दील ना हो जाए, जब तक जनाब उनके पास वो चीज़ें ना हो, जब तक वहाँ पे स्टेज पे उनको उनकी मर्जी का स्टेज ना मिल जाए, जब तक उन्हें ये, कई अमीर हमारे लोग तो रहनुमा तो ऐसे थे जिन्हें यही नहीं पता था उम्मीदवार कौन है। ज़रा चेक करें ना, हल्का 7 में क्या हुआ था कि सगीर साहब साथ खड़े थे, यही था ना। तो लीडर पूछ रही थी कि इस हल्के का उम्मीदवार कौन है। जब आपको अपने वर्कर का नहीं पता, अपने उम्मीदवार का नहीं पता, तो फिर आपको आम आदमी, आम पाकिस्तानी के एहसास का, पाकिस्तानी की तकलीफ का पता होगा? नहीं पता होगा ना। इमरान खान को इस बात का पता था। इमरान खान निकला, गली गली मोहल्ले निकला, तो इसलिए उसका नैरेटिव जो है वो कामयाब हो गया। अब वो ये सिंध में इलेक्शन क्या बारिशों की वजह से हुए हैं? आप याद करें KPK के अंदर वेदर के हवाले से KPK हुकूमत ने रिक्वेस्ट की थी कि वेदर ख़राब हो रहा है, याद है जी? तो क्या हुआ था? फैसला आया था नहीं जनाब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन हुए, ठीक है। अब क्या हुआ? अगर वेदर ख़राब है तो क्या इलेक्शन इतनी लंबी आगे चले जाने थे? अब अगस्त में भी अगर बारिशें होती हैं फिर इलेक्शन आगे चले जाएंगे, अगस्त के बाद भी बारिशें होती हैं इलेक्शन आगे चले जाएंगे। बताएं ना मुझे। ये नहीं है, ये खौफ था कि इमरान खान जो है वो सिंध में भी ले दे जाएगा। या सर सर्वे रिपोर्ट्स कहती हैं इमरान खान सिंध में भी ले दे जाएगा। इमरान खान KPK में ले गया, इमरान खान पंजाब में ले गया, बलोचिस्तान में वो बड़ा फिट होना शुरू हो गया, तो फिर बाकी इनके पास बचता क्या है? तो ये आपस में अभी आप राना साहब ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से पहले आप क्या समझते हैं कि जो आइंदा इंतखाबात है उसके लिए जो मौजूदा सियासी इत्तेहाद की जमातें, हुक्मरान जमातें, मौजूदा सेटअप से किस हद तक खाइफ हैं? देखिए, ये मौजूदा सेटअप से तो हाइफ तो नहीं कह सकते आप, लेकिन मौजूदा सेटअप से परेशान कह लें, परेशान है बहुत ज़्यादा। इसलिए कि उनके बहुत सी जमातें कहती हैं जी हम अवाम में वोट किस ना लेने जाएंगे, हमने कोई एक रिलीफ नहीं दिया, आप रिलीफ का ऐलान करें। रिलीफ का ऐलान कल रात को हो जाएगा पेट्रोल महंगा होने से, रिलीफ का ऐलान हो गया आपके महंगा बिजली महंगी होने से, रिलीफ का ऐलान हो रहा है आपके आगे आने वाले दिनों में गंदम के बहरान से, रिलीफ का ऐलान हो रहा है आपके आने वाले दिनों में नायाब मेडिसिन की वजह से, रिलीफ का ऐलान हो रहा है आने वाले दिनों में कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है, जब आपको पता चलेगा कि स्वाय आप इस्लामाबाद के कुछ कर नहीं सकते, सिंध ने आपकी सुननी नहीं,
बलोचिस्तान अपने बेचारा तबाह बर्बाद हो गया उस सैलाब की वजह से, KPK में उनकी हुकूमत है, तो रिलीफ कहाँ से देंगे? ये कुछ रिलीफ नहीं दे रहे, ये परेशानी है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आइंदा आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शन होंगे, ये मुत्तहिदा हुकूमती इत्तेहाद एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होगा और एक दूसरे के खिलाफ PTI से ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहा होगा, और यही वो तकसीम करने की सबसे बड़ी वजह भी बनेगी। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, एक तरफ मौजूदा हुकूमत जो है वो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला PTI के बारे में करने की अहकामात जो हैं और हिदायत जो हैं ये इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा रही है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ये कहती है कि राना सनाउल्लाह पंजाब में आ तो सकते हैं, वापसी का मालूम नहीं है। तीसरी तरफ फिर से वफाकी हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को दबाया जाएगा। उधर मौलाना फजलुर रहमान वो ये कहते हैं कि इन्होंने जो नया नैरेटिव अवाम तक पहुंचाया ये झूठे हैं, ये बददियानत हैं, ये अवाम तक कुछ भी नहीं पहुंचा पाएंगे। हम सही लोग हैं, हम ईमानदार हैं, हम तजर्बाकार हैं, हम मुल्क को चला के दिखाएंगे। लेकिन मुल्क की मौजूदा सूरत हाल आप सबके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आने वाले दिनों में हिकमत अमली क्या है, कबल अज वक्त इंतखाबात होते हैं तो उस हवाले से क्या तैयारी कर रखी है, इसी बारे में बात करने के लिए PTI के रहनुमा कंवल शोजब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। कंवल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कंवल साहिबा, मौजूदा सूरत हाल देखें, पंजाब की मसनद इक़्तिदार पे तो बराजमान आप हो गए, अब आगे का टारगेट क्या है? आगे की कुछ बातें ये कि आप तो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं असम्बलियों के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और पंजाब असम्बली के अंदर, तो इससे बेहतरी क्या आएगी? आपको क्या लगता है, खदशात क्या है इलेक्शन कमीशन के हवाले से? जी, थैंक यू वेरी मच यासिर, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने अभी जो 3-4 पॉइंट्स दिए, मैं उसी पे ही बेस करती हूँ अपने आर्ग्यूमेंट को। देखिए, इनका तो काम है आज सुबह से लेकर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते, बुखलाए हुए, हुकूमत में खुद बैठे हैं और सारा दिन इमरान खान इमरान खान इमरान खान। तो इमरानोफोबिया का शिकार हैं, हुकूमत से बाहर हो या हुकूमत के अंदर हो, इनको एक ही टारगेट मिला हुआ है कि इमरान खान। परफॉर्मेंस बताने के लिए ये है कि जनाब 250 रुपए से ऊपर चला गया है डॉलर और मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और सौ सलाम है इस मौलाना फजलुर रहमान को, जिसकी जुबान जो है और जिसका ना किरदार पे असर हुआ ना गुफ्तार पे असर हुआ, हज भी कर रहा है। तो जुबान जो उन्होंने पहले इस्तेमाल की खवातीन के बारे में और यूथ स्विंग के बारे में, तो मैं उस पर तो बहुत एहतजाज मैंने अपना रिकॉर्ड भी कराया और अभी भी कहती हूँ। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने 8 मार्च को जब बैठ के आप मौलाना ने वो जरदारी ने और तीसरे शहबाज शरीफ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप उसके जरा थोड़े से लुबे लुबाब निकाल लीजिए। उस वक्त इन्होंने कहा जी बड़ी महंगाई है, परफॉर्मेंस कोई भी नहीं है हुकूमत की, PTI की, इमरान खान की, हम आ रहे हैं और हम आएंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है तो हम दुनिया जमीन आसमान एक कर देंगे, वहां वापस ले जाएंगे सारी कीमतें जहां से स्टार्ट हुई थी। और फिर ये पूरा एक चार्ट भी जो है वो पेश फरमाते रहे। एहसन इकबाल भी फिलोसफर हैं बहुत बड़े, और दूसरे लोग, शाहिद खाकान अब्बासी, 75 रुपए लीटर हम तेल देंगे। आज तो अवाम की हड्डियों से तेल निचोड़ लिया इन्होंने। आज मौलाना के जुबान से मैंने नहीं सुना कि 250 रुपए का डॉलर हो गया और महंगाई ने और बिजली की कीमतों ने और गैस की और तेल की कीमतों ने अवाम का सत्यानाश कर दिया। वो फिर वही चूरन बेच रहा है। अच्छा, उसके साथ बैठी हुई है पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवी वाला ने कहा इसराइल को हम सब सारे मिलके मान लेते हैं और इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर कर लेते हैं। मौलाना सो गए थे हलवा खा के, कोई नहीं बोला। अच्छा, जरदारी साहब जो हैं वो जिनके बारे में बहुत ज्यादा मशहूर है कि आजकल वो प्राइवेट जेट लेके जाते हैं, साथ बहुत सारे बैग्स भी ले जाते हैं, उस पर भी कोई आवाज नहीं उठा रहे। शहबाज स्पीड साहब ने जिस स्पीड से पाकिस्तान का जो जहाज था पुराने पाकिस्तान का, उसको नोज डाइव लगा के तबाह किया है, उस पर भी कोई बात नहीं हो रही है। तो ये सारी बातें आप इकट्ठी कर लें, उसके बाद आप खुद ही देख लीजिए कि अगर इलेक्शन ना हो तो इस मुल्क का क्या आप कर सकते हैं। जो वर्ज ऑफ डिफॉल्ट पे हो गया, कल आर्मी चीफ साहब को उठ के जो बात करनी पड़ गई कि जी इकोनॉमी में हमें रिलीफ चाहिए तो 1.2 बिलियन IMF पे जोर दिया जाए, वो भी एक सेकंड सेक्रेटरी को कि जनाब आप प्लीज जोर डालें। यहां से आप अंदाजा लगा लें कि ना आपका वजीर खारजा काम कर रहा है, ना आपका वजीर खजाना काम कर रहा है। तो ये काम भी अब आर्मी चीफ साहब को करना पड़ेगा। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इसका मतलब आप समझ जाएं,
जाहिर है कोई भी मुल्क, ये तो हो गया, कोई ये मुल्क बताएं, आप में आपको कोई इस्लामाबाद में चीज नहीं बैठे देगा, हैं, क्या बार्टर इलेक्शन ट्रेड की होगी। तैयारी शुरू हो गई है? क्या इलेक्शन इसी साल में आप देख रही हैं? जी, हम 9 अप्रैल की और 10 की रात को निकले थे और 11 अप्रैल से हमने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी थी। और उसकी एक झलक आपने अभी जो 17 जुलाई को 20 हल्कों में इलेक्शन हुआ है वो देख ली। और जो इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर का पूछा है, ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ शरीफिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। तो हमें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान चाहिए, इसलिए हम इसके खिलाफ करारदाद भी लाएंगे और जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। इलेक्शन आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बिल्कुल देख रहे हैं, कोई इंशाल्लाह देख रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि इलेक्शन आए अक्टूबर में। नहीं, वो कोशिश क्या होगी? अभी तक के इशारे आपको क्या देते हैं? बुनियादी वजूहात क्या हैं? किसके ऊपर बेस करता है ये इलेक्शन नया? देखिए जी, कार्ड सारे तो नहीं खोल के दिखाए जाते, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन पे बात की जाएगी। बहुत सारे आप क्या समझते हैं, जो 11 इस्तीफों वाली झक मारी है इन्होंने और जो बौंतराए हुए हैं, और ऐसी मैं 2-4 अगर मुझे इजाजत है मैं इसी में ही आपको निकाल के बता दूं कि इलेक्शन कमिश्नर की धांधली और इनकी जो बदनीयती और खौफ है वो आपको इन 11 जो इन्होंने इस्तीफे मंजूर किए हैं, क्या लगता है आपको? आप मजमूई तौर पे इस्तीफे कबूल नहीं हुए और 11 कर रहे हैं दर्जा बदर्जा, उसकी वजह क्या लगती है? मैं बता रही हूं, देखिए आप राना साहब और आपकी बड़ी नज़र है और राना साहब बिलखसूस चीज़ों को बहुत दकीक तरीके से उसमें से नुक्ता निकालते हैं। मुझे बताएं, 11 अप्रैल से अगर ये इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं, जो कि इनकी वैसे अम्बिट में आता नहीं था मंजूरी, तो सबकी कटी होनी चाहिए। तो 11 अप्रैल से इलेक्शन कमीशन बाउंड होता है कि 2 महीने में 60 दिन के अंदर इलेक्शन करा ले। 11 अप्रैल से आज क्या तारीख है, कितने दिन बन गए हैं? तो ये एक सबसे बड़ा इसमें इशू आ गया है कि आपने उस जो टाइम फ्रेम बनता था बैक डेट में जाके आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि हमारा जो स्पीकर था, डिप्टी स्पीकर, वो सारे एक्सेप्ट करके नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को भेज के गए थे। अगर फिर दूसरी बात ये कि सारे इस्तीफे एक ही टाइम पे दिए गए हैं, आप कैसे चेरी पिकिंग कर सकते हैं? आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको डिस्क्रिमिनेशन की इजाजत नहीं देता। आप सबके मानेंगे, आगे की बात कर लेते हैं। क्या जब इसमें सिर्फ एक चीज मैं बता दूं कि ये इलेक्शन कमिश्नर इनका पर्सनल गुलाम है और इनके इशारों पे वो कठपुतलियों की तरह वो दे मनोरंजन। अगर इसी दौरान में ये इलेक्शन शेड्यूल तो अनाउंस हो गया, 11 हल्कों का भी आ जाता है इलेक्शन शेड्यूल, और इन 11 हल्कों का इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है और अब दूसरे कौमी इलेक्शन अभी मुकम्मल अनाउंस नहीं होते, तो क्या इन 11 हल्कों में आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए जी, मुझे नहीं लगता 9 हल्के बनते हैं, 2 तो रिजर्व सीट्स हैं। 9 हल्कों में इन्होंने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि जी हम रिसर्च कर लेंगे, जहां पे मार्जिन कम था वहां पे उतारें और फिर इलेक्शन कमिश्नर को साथ मिला के मैनिपुलेशन करके तो हम ये सीटें जीतने की कोशिश करें। दूसरा, इनको ये खौफ था कि इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना ले आए कहीं पार्टी वापस आके। तो बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से ये खौफ का शिकार है। हम ये अपनी हुकूमत इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि आज फिर पेशी थी प्राइम मिनिस्टर साहब की और उनके बेटे की, जो अभी अभी फारिग हुआ है, जाली जो वजीर आला बना हुआ था, और दोनों ने आज फिर बहाने आंखों में धूल झोंकी है 22 करोड़ अवाम की और अदालत की, और लिख के भिजवाया कि हमारे डॉक्टर ने कह दिया है कि कमर में इनके बहुत तकलीफ है बेटे के, और मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जो है वो हिलने जुलने से बिल्कुल फारिग हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम है, वो नहीं आ सकते। मुझे बताएं राना साहब, हम ये कौन सा तमाशा इस मुल्क में चल रहा है? ये कौन सी ये आंखों में ये क्या धांधली नहीं है? ये झूठ नहीं है कि आपको पता है कि जब आपने इक्तदार की कुर्सी पे बैठते हैं तो तीर की तरह, कमान की तरह आपकी कमर सीधी हो जाती है और सारे स्पिरिट्स वापस आ जाते हैं, और जरदारी भी व्हीलचेयर से उतर जाता है, लाठी भी छूट जाती है। जब उन्होंने मस्दे भर भर के लोगों को 10-10 अरब रुपए ऑफर करने हो धांधलियां कराने के लिए तो भले चंगे हो जाते हैं। सिंध हाउस में हॉर्स एंड कैटल शो लगाना हो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जैसे ही इनकी इक्तदार जाने की सिचुएशन शुरू हो तो ये बीमार हो जाते हैं। आपने हवाला दिया इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन 3 महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला होंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा चलें, मैं इस पे वापस आऊंगा, इसी नुक्ते पे वापस आऊंगा। आपने इलेक्शन कमीशन का हवाला दिया कि इलेक्शन कमीशन इनकी ईमा पे काम करता है और इनके इशारों पे करता है। वो ये इल्ज़ाम आप लोगों पे डाल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में आपका इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं हो रहा। अब बंदा माने तो किसकी बात माने, उनकी या आपकी? देखिए जी, वो तो मैं ना मानूं चोर मचाए शोर वाली बात है। ये कोई भला मान सकता है? डस्का का फैसला आया, किसके खिलाफ आया?
कराची में 9% से ऊपर की टर्नआउट नहीं हुआ वोटर, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैंने खुद इलेक्शन लड़ा है, वो केस लड़ा है यूसुफ रजा गिलानी का, पूरे 1 साल हम जाते रहे हैं वहां पे। वो सिंध का पर्सनल उन्होंने मुलाजिम बिठाया हुआ, वो बात ही नहीं सुनने को तैयार होता है। और फॉरेन फंडिंग तो है नहीं, ममनुआ फंडिंग केस है। और डिमांड हमारी सिर्फ इतनी है कि हमने तो 40 से 45 हजार जो हमारे अकाउंट्स थे, एक एक चीज हमने आपकी नजर में अभी तक उसका फैसला ना आने की ये जो दूसरी पार्टीज हैं, इन्होंने तो आज तक वो 6 करोड़ रुपए का नहीं बता सके कि इधर से घुमा के जो इधर से पकड़ लेते हैं उसकी सोर्स क्या है। तो इनकी फरमाइशों पे पहले देखे मरियम साहिबा ट्वीट करती थी कि चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट को इनको ये जो है वो सजाएं देनी चाहिए। फिर वो ट्वीट कर करके अपने पर्सनल गुलाम जो राना कातिल है उसको कहती रही है कि इनको मारो, इन पे टीयर गैसिंग करो। अब उनका इलेक्शन कमिश्नर क्योंकि जाता है ना इनके पास वीकेंड पे, इनके साथ बैठ के सारी डिक्टेशनें लेता है। अवाम की ताकत को इलेक्शन कमिश्नर नहीं दबा सका, तो अब वो वहां जाके धरना दे के बैठ गए कि हमारी मर्जी का आप जो है वो दे दें, वर्डिक्ट दे दें और किसी तरह इमरान खान को हम किसी तरह बंद कर ले। ये होने वाला नहीं है। साहब एक आखिरी इलेक्शन कमिश्नर को सवाल है, जरा इसका जवाब दे दीजिएगा। मेरा वही सवाल है कि आप कह रही हैं 3 माह में इलेक्शन हो जाएंगे। अगर इलेक्शन शेड्यूल जारी 9 हल्कों का हो जाता है, कागजात नामजदगी शुरू हो जाती है, तो क्या 9 हल्के राना साहब 9 हल्के ना, वो 2 रिजर्व सीटें हैं ना, 11 जो वो आप कौमी असम्बली की कौमी असम्बली। अच्छा, तो क्या आप लोग जो है उस पे जाके कागजात नामजदगी जमा कराएंगे? राना साहब मैं इस पे भी इसलिए कुछ नहीं कह सकती क्योंकि पार्टी का डिसीजन होगा। और मेरा जो जहां तक मेरा नॉलेज है, ये जिस तरीके से इन्होंने इस्तीफों का एक ड्रामा किया है, इसको चैलेंज किया जाएगा। या तो ये पूरे 131 के नोटिफिकेशन इकट्ठे डालेंगे और जिस डेट से ये एक्सेप्ट करें, अगर इनके पास एक्सेप्टेंस की पावर है तो फिर जिस डेट पे एक्सेप्ट करें उस डेट से डालेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप 11 तारीख का, तो फिर 11 से के हिसाब से तो 6 चैलेंज होना चाहिए ना। अब देखें मैंने तो आपको लीगल उसमें पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। अगर ये समझते थे कि जी रिटर्न होने चाहिए, हैंड रिटर्न, तो कि आपकी जाती राय है कि चैलेंज होने जा रहा है। मेरा जहां तक मेरी नॉलेज है टू सम एक्सटेंट, मुझे ये लगता है कि ये चैलेंज होना चाहिए, बिकॉज ये बिल्कुल एक इलीगल किस्म का इन्होंने एक्ट किया है। अगर मुझे बताइए इनको ये प्रॉब्लम है कि जी हमारे सामने पेश नहीं हुए और हाथ के लिखे हुए इस्तीफे नहीं थे, तो और दूसरा वो नोटिफिकेशन रोक दिया जो कासिम सूरी साहब दे के गए थे, तो अगर आप 11 इस्तीफे एक्सेप्ट कर रहे हैं उसी तरह के लिखे हुए, तो बाकियों में आपको क्या प्रॉब्लम है? किस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन और चैरी पिकिंग की किस बेस पे है कि जी ये वाली कॉन्स्टिट्यूंसी और ये वाली रिजर्व सीट, इस तरह नहीं आप कर सकते। यानी अगर तो ये 11 इस्तीफे दर्जा बदर्जा आप इसी तरह ही करते हैं तो फिर ये अदालत में केस जाएगा और अदालत में जाएगा। इस्तीफे ये हमारी मर्जी से एक्सेप्ट होंगे, यानी जिसने इस्तीफा दिया है उसकी मर्जी से एक्सेप्ट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कमल जोसेफ साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन इसी सियासी मंजरनामे में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन मुल्की सियासी मंजरनामे पे हमने बात कर ली, मुआशी मंजरनामे का हवाल भी जान लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली पे भी हमने गौर कर लिया। अब ये देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत के जहन में क्या चल रहा है, प्लानिंग क्या है, आइंदा की हिकमत अमली क्या है, सियासी और मुआशी हिजानी कैफियत से किस तरीके से निकल पाएंगी, और इसके लिए वो बुनियादी निकात क्या हैं जिन पर गौर किया जा रहा है, या फिर कबल अज़ वक्त इंतखाबात की जुगून सुनाई दे रही है। हुकूमत को भी उस पर यकीन है और हुकूमत भी ये समझती है कि यही वक्त है। इसी बारे में बात करेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। राना साहब तजर्बाकार लोग आए, तजर्बाकारी इस हद तक बढ़ गई कि डॉलर भी 250 पे चला गया। पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो 38% पे चली गई। रुपए की जो बेकदरी है वो 62% से ज़ायद हो गई। मुल्क में लोड शेडिंग में इजाफा हो गया और इस वक्त जो आम आदमी है वो ये कहता है कि कफन के पैसे भी पास नहीं है। ये हकीकत बयान कर रहा हूँ, लगी लिपटी बात नहीं है इसमें। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास उस आम आदमी को बताने के लिए क्या जवाब मौजूद है? देखिए मैं एक बात आपको बताऊं कि जो इस वक्त हालात हैं, अगर हम ये कहते हैं कि जी ये पिछले 4 साल का शाखसाना है उनकी पॉलिसीज का, इमरान खान की का, और इमरान खान ही यहाँ तक पहुँचाया पाकिस्तान को जिसको हमने संभालने के लिए आगे बढ़े और संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हमें ये कहें कि जी आप बड़े तजर्बाकार और आप इस किस्म के थे लोग, या कहा जाता था, तो आपके आने की वजह से ये चीज़ें ख़राब हुई हैं,
तो ये बात बड़ी, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ, जब 2013 में हमें मिला था, हुकूमत मिली थी, उस वक्त हालात भी बहुत ही गंभीर थे, बहुत ही इकोनॉमिकली हम नीचे थे। बाकी आपको याद होगा कि इसहाक डार साहब जब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने बड़े मियाँ साहब कहा कि जी हम रिजाइन कर दें क्योंकि ये तो हालात ही बहुत ख़राब है, मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में देखा है। तो फिर 2013 में जब हमें पाकिस्तान मिला, उसको हम आगे लेके गए, तो जब इनको दिया 2018 में, उसकी यासता बात करनी चाहिए कि उस वक्त जो रिजर्व थे वो 23 बिलियन डॉलर थे, 23 अरब डॉलर दिए। स्टॉक एक्सचेंज 53 पे था, जो डॉलर था 105 पे था, महंगाई 4% थी, GDP 5.8% थी, जो ग्रोथ हमारी हो रही थी। लोड शेडिंग जो 18 घंटे होती थी वो 0 पे हम ले आए थे। 3 साल में हमने बिजली कारखाने लगाए और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नजर आया, आपको मेट्रो नजर आई, आपको पोर्ट्स बनी, एयरपोर्ट्स बने, हाईवेज बने। ये एक लंबी चौड़ी बिजली कारखाने लगे, ये लंबी चौड़ी दास्तान है। लेकिन कर्जा इस तरह नहीं बढ़ा। भी इमरान खान ने पिछले लास्ट अपने ईयर में तारीख का सबसे बड़ा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो ट्रेड इम्बैलेंस था, वो एक तारीखी था। 80 के करीब बिलियन डॉलर के इसने इंपोर्ट की, जो तबाही के पहुंचाया। फिर इसमें जानबूझ के इस तरह की सब्सिडी कर दी चीज़ों की कि ताकि आने वाली गवर्नमेंट से जो है वो उसमें फंसे। जब लोड शेडिंग तो इनके टाइम पे शुरू हो चुकी थी, ये तो मुझे याद है, इसमें तो दूसरी राय कोई नहीं। अब अगर राना साहब ये सारा कुछ हो गया, आपने मुझे कहा था हमारे प्रोग्राम में कि हमें 2 माह दें, 2 से 3 माह में सब ठीक हो जाएगा। 3 माह का अरसा गुजर गया, डॉलर इंतहाई आखिरी सतह तक चला गया है, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं। अब मज़ीद कितना वक्त लगेगा कि अवाम को कोई रिलीफ मिले? राना साहब मैं एक बात बताऊं, आप बादशाह हैं जो कह सकते हैं, लेकिन मैंने कभी भी नहीं कहा कि 2 महीने हमें दें। मैंने हमेशा कहा कि 6 महीने के अंदर आप चीज़ें देखेंगी, बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगी। और हमने तो 3 महीने बाद बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं और हमने डायरेक्शन सेट कर दिया है। उसके अब जो समरात हैं वो आएंगे, लेकिन यकीनी तौर पे उससे 2-3 महीने मजीद लगेंगे और आप देख लेंगे कि ये चीजें जो डायरेक्शन राना साहब, ये कौन सी बसद एहतराम ये कौन सी बेहतरी है कि पाकिस्तान का आउटलुक जो है वो ये जारी हुआ है कि हमारा जो GDP 4.5 पे था वो 1.8 पे हो जाएगा। ये कौन सी बेहतरी है कि आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत नीचे आती दिखाई नहीं दे रही। 11 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ रही है, लोग बिल जला रहे हैं, वो या तो कहते हैं बच्चे मार दें या बिल के पैसे दे दें। तो वो ये बेहतरी कौन सी है, ये हम अवाम तक भी पहुंचा देते हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं राना साहब के ये मुश्किल वक्त है, लेकिन ये 3 महीने में अब कौन सी ये क्या कहते हैं कि एक तरीका है या कौन सी चीज है जो 3 महीने में, अगर 4 पे GDP थी वो 3 महीने में हम नीचे आ जाए, 1% पे आ जाए, तो इनकी तो माइनस में भी गई थी। लेकिन 4% को जिस तरह ये बात करते हैं उस तरह नहीं थी। लेकिन बहरहाल उसमें अगर आप कहें तो ये बतदरीज, अगर उस वक्त डॉलर 105 में था तो 190 का इन्होंने हमें दी है। मैं आपको बता रहा हूँ 190 था जब ये गए, तो उसमें बात नहीं करते कि भाई किस तरह 190 पे गया। अब अगर ये चीजें इनके किया के कर रहे हैं, जब ट्रेड डेफिसिट इतना होगा, जब हमारे पास डॉलर होगा नहीं, तो उसके तो यही रिजल्ट आएंगे जब IMF हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा इनकी वजह से कि इन्होंने वादा खिलाफियां की हुई हैं, साइन करके इन्होंने बहुत सारे तमाशे किए, एक एग्रीमेंट करके उसको वायलेट किया। तो वो अब वो तो आपके सामने है कि अगर हम अच्छा राना साहब 2 सवाल। एक तो ये बता दें क्या वज़ीर ख़जाना तब्दील होने जा रहे हैं, और दूसरा क्या आप समझते हैं कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की कोई चांस हैं? मैं आपको एक बात बताऊंगा, वज़ीर ख़जाना बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन जो मुश्किल हालात हैं अगर उसमें ऐसे फैसले किए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये कलेक्टिवली का हमारी सब की जिम्मेदारी है। ये नहीं कि उस पर वज़ीर ख़जाना ने अपने आप पे ये सारे फैसले किए हैं। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमें पता है कि हम किधर जा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल कास्ट पे हमने, और राणा साहब हमारे अपनी सियासी कीमत अदा करके
ये काम किया। कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी, वही मुस्लिम लीग नून जो जिसने अवाम को इस तरह की रिलीफ दी हो, जिसने अवाम के लिए इतने काम किए हो, जिसने मुल्क को तरक्की दी हो, वो लेकिन एक मजबूरी के तहत एक कौमी मुफाद में हम आगे बढ़े हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा, ठीक हो जाएगा। दूसरी इलेक्शन की बात आपने की, इलेक्शन टाइम पे होंगे। ये मैं आपको बताता हूँ, ये आप आज इलेक्शन करा के देख लें, इस वक्त जो चीजें कंट्रोल हो रही हैं वो फिर कंट्रोल नहीं होगी। और इस तरह का चलें, जब आप बात कर रहे हैं आज इलेक्शन करवा के देख लें, अगर करवा लेते हैं 2-3 माह के अंदर इलेक्शन और अभी से निगरान सेटअप हो जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि आपको कितनी भारी कीमत सियासी तौर पे अदा करनी पड़ेगी? नहीं, सियासी कीमत हम मुल्क की खातर, कोई सियासत हमारी दूसरी तरजीह है, पहला कौमी मुफाद है। लेकिन मैं और बात कर रहा हूँ, अगर आप इस वक्त कोई इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो वो यहाँ पे जिस तरह हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं माशी तौर पे, वो यहाँ पे गड़बड़ होगी कि आपको उससे संभाला नहीं जाएगा। इलेक्शन जब बुनियादें हिला देता है किसी मुल्क की, तो मैं समझता हूँ अब ये इमरान खान की जुबान नहीं था कि इलेक्शन 4 साल जब हम कहते थे इलेक्शन कराओ, उस वक्त इसको क्या इसको वो कोई सब सूंघ गया था कि ये अब इसके ये इतने काम में है कि वो इसे कुर्सी छीन ली है। भाई तुम्हारी एक असेंबली में मेजॉरिटी नहीं रही, यू लॉस द मेजॉरिटी, तो आप किस तरह बात करते हैं इन्हीं तौर पे। और इसको नहीं ख्याल चले हमने 4 साल इसने नहीं किया, तो अभी स्टेबिलिटी के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, मुल्की मुफाद की खातिर 1 महीना 1 साल चुप कर जाए, तो नहीं चुप करता, आगे बढ़े। और 2023 में देख ले तमाशा, अब इसकी कौन सी चीज है जो इसके अंदर घुसी हुई है, कौन सा जिन घुस गया है। राणा साहब आप ज्यादती कर रहे हैं, आप भी मीडिया पे इसको कहें यार आराम से बैठो घर, क्या तुम्हें हम पे डाल दिया आज आपने सारा, आज हम पे डाल दिया आपने सारा। नहीं राणा साहब ईमान से आप इसको क्यों नहीं कहते यार, 4 साल उन्होंने तुझे बर्दाश्त किया, तुम जैली थे, तुम धांधली ज़दा थे, तुम सिलेक्टेड थे, आज आपने तोपा को रुख हमारी तरफ कर दिया। राणा साहब आज इसका तो नतारा कर दे, ये एक लाए गए थे, ये साजिश के जरिए सर लाए तो फिर आप भी गए हैं ना राणा साहब, अब सच्ची बात हम कर लें, लाए तो फिर आप भी गए। हम तो ये तो राणा सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं। नहीं, जो लोग हमें अक्सरियत मिली, ये मुझे बताएं जो इलेक्शन 2018 का था वो आपको पता ये लाए गए, लेकिन मैं कहता हूँ लाए गए तो हमने बर्दाश्त किया ना, हमने इसको कहा हम आपके साथ तावन करेंगे, लेकिन अब 1 साल चुप कर जाए ना, क्यों नहीं करता। इसकी ये तो बता दें मियां साहब आ रहे हैं, नहीं इसके बाप की कोई जायदाद तो नहीं है ये वजारत उज़्मा, मुझे बताए ना, मुझे पता है, आपको पता है इसके आगे पीछे का, यही ये ज़मान पार्क हमारे हमसाये में रहते हैं, हमें नहीं पता ये कौन है। अच्छा राणा साहब मियां साहब आ रहे हैं, ना करें बाबूजी आ रहे हैं वापस। इसका दर्द तो पहले मिटाए ना कुर्सी का, इसको कोई कुर्सी आज तुझे मिलेगी नहीं अब सारी जिंदगी। आज राणा साहब आप फुल गुस्से में हैं, और आज आप गुस्से में नहीं हूँ मैं, आपके साथ कहता हूँ खुदा के लिए कोई मुल्क के लिए भी बात कर ले ना, कि 1 साल चुप करे, हमें काम करने दें। चलें, आप ये कहते हैं कि अगर वो लाए गए थे तो हम भी लाए गए हैं, तो बर्दाश्त कीजिए, और जब तक इंतखाबात नहीं होते तब तक बर्दाश्त कीजिए, इसी मौक़िफ़ को मान लेते हैं। बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुआशी मंजरनामे में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त जो मुआशी कैफियत हो चुकी है, इसी को देखते हुए अंजुमन ताजरान ने भी हड़ताल की कॉल दे रखी है, और उसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल का ऐलान कर रखा है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में इस वक्त मंजरनामा ऐसा हो चुका है कि लोग ये कहते हैं या तो बिजली का बिल भर सकते हैं या इसी पैसे से अपने घर का राशन चला सकते हैं, कि अशियाए खुरनोश की कीमतें इस बुलंद हद तक पहुँच चुकी हैं कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो 38% तक जा पहुँची है, और एक आम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला जो शख्स है उसकी जेब पर माहाना जो अशियाए खुरनोश हैं वो भी भारी पड़ रही हैं, और उसे ये लगता है कि अगर मैं ये अशिया नहीं खरीद पाऊंगा तो फिर दूसरे अखराजात नहीं पूरे हो पाएंगे, और अगर दूसरे अखराजात की तरफ तवज्जो दूंगा तो फिर यहाँ पे मुझे कट लगाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे भूख बर्दाश्त करना पड़ सकती है। तो ये ताजरान के मसाइल क्या हैं? अंजुमन ताजरान के हवाले से तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये दावा करती थी कि इनमें बहुत से लोग हमारे हैं, उनका ये भी दावा था कि इनको हम आसाइशें फराहम करते हैं, जब हम बरसर इक़्तिदार आते हैं तो ताजरान हमसे बड़े खुश होते हैं कि हम उनके लिए एक पुरफज़ा कारोबारी माहौल पैदा करते हैं। तो क्या अब की बार हफ्ज़दा माहौल है? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मरकज़ी रहनुमा अंजुमन ताजरान मलिक असलम बलोच साहब ने। बलोच साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के।
असलम साहब, मौजूदा सूरत हाल में आपको क्या लगता है हुकूमत ने आपके साथ किया क्या? हुकूमत ने जब बजट लाना था तो बजट लाते वक्त हुकूमत ने यह कहा कि टैक्स तो लगाने पड़ेंगे, लेकिन वो सब के सब पे बराबर लगाएंगे, किसी पे ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे, मुश्किल वक्त है निकल जाएगा मुश्किल वक्त से हम। तो आप क्या समझते हैं कि मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ नहीं देना चाहिए? ये देखिए, मुश्किल वक्त जो ये हुकूमत ने खुद पैदा कर दिया हुआ है, जो जुल्म ताजरों के ऊपर आजकल हो रहा है, वो मिसाल है एक, आज तक इतना जुल्म नहीं किया गया। जो ताजरों के ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, आज जो सुपर टैक्स लगाया गया है वो ताजरों के ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म किया गया है और ये आगे मीशत तबाह हो चुकी है। और ये टैक्स लगाने से और जो है महंगाई का बोझ बढ़ जाएगा और अवाम पीछे की जो नीचे तबके दर्जे का तबका है, उसकी तरहदार तबका है, वो और मुतासर होगा और महंगाई में और इजाफा होगा। लेकिन इन हुक्मरानों को जो आज वजीर आजम ने ये जुल्म ताजर बरादरी के ऊपर किया है, ये देखे बिजली के बिल के ऊपर आगे जितने टैक्स है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, सेल अदर्स टैक्स है और जेलम नीलम टैक्स है, कोई तकरीबन 10 टैक्स लगाए हुए हैं बिजली के बिलों के ऊपर। तो अभी इनको जरूरत थी और जो वो तबका जो आगे पीछा हुआ है उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। ये ताजरों के दोस्त नहीं है, ये ताजरों के दुश्मन है। इनके ताजर दोस्त है अमेरिका में, इनके ताजर दोस्त है यूके में, इनके ताजर दोस्त है इंडिया में। इन सारा कारोबार तो इन्होंने उधर किया हुआ है। ये कहाँ के पाकिस्तान के ताजरों के ये मुखलस है, ये अवाम के मुखलस नहीं है, ये पाकिस्तान के आजकल बहुत बड़े दुश्मन बन चुके हुए हैं। मलिक साहब, इक़्तिदार तो चाहिए था। आप लोगों ने मुल्क गिर तहरीक शुरू कर दी है इस पे, तो मुझे ये बता दें, टैक्स में देखें, टैक्स तो लेना है ना उन्होंने, टैक्स तो हुकूमत कोई भी हो उसने लेना है। क्या इस दफ़ा टैक्स ज़्यादा हो गया? क्या ऐसी चीज़ हो गया है कि सारे ताजर जो है वो चीख रहे हैं? आप लोगों ने आज बिल भी जलाए हैं। राणा साहब, ये देखिए, टैक्स तो बिल्कुल जो ताजरा दे रहे हैं और देने को भी तैयार है, लेकिन तरीक़ेकार कुछ होता है। जितने ये टैक्स के नीचे ये टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं, उसका बोझ अवाम, गरीब अवाम के ऊपर पड़ रहा है और वो बोझ जो है वो तबके के उसके ऊपर पड़ रहा है जो तनख्वाहदार तबका है और वो पिस चुका है। उनकी आज 2 वक्त की रोटी नहीं घर में पक रही, उनके बच्चों का हाल देखे। लेकिन इन्होंने जो किया, शाह खर्चियां अपनी बंद कर दे तो ये टैक्स जो है कम हो सकते हैं। अपने इनके घर में 20-20 एसी चल रहे हैं और हमारे जो घरों में आके एक एसी में 20 बंदे सो रहे हैं। ये वक्त आ चुका है और अल्लाह ताला बचाए, ये इंशाल्लाह मुल्क कायम दायम रहेगा। मलिक असलम साहब, ये तो एक बुनियादी बातें हैं ना, बुनियादी बातें। आप वो बताइए कि जो टैक्स आयद किया गया है वो किस नजरिए के तहत आयद किया गया है, किस मद में किया गया है और कितना किया गया? देखिए जी, टैक्स तो जो आगे भी पहले भी लगे चुके थे, मैं पहले ही बता चुका हूं। टैक्स तो जो बजट आया था उसके अंदर भी थे, लेकिन टैक्स वो बर्दाश्त के पहले ही बर्दाश्त आपने देने को लिए जो टैक्स लगा दिए थे वो भी बहुत ज्यादा लगा दिए थे। लेकिन अब टैक्स ऊपर जो सुपर टैक्स 6001 बिल के ऊपर लगा दिया गया है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये ताजर बरादरी अपना कारोबार बंद करेगी, शटर डाउन करेगी, सड़कों के ऊपर आएगी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये इल्तिजा करेगी कि वो आज खुद नोटिस ले और इस 6000 जो सुपर टैक्स लगाया है ये छोटे ताजरों के ऊपर ये फौरी तौर पर खत्म करे, वरना ताजर सड़कों पे आएंगे। मलिक साहब, ये सुपर टैक्स जो है ये फिक्स टैक्स है, क्या वन टाइम है या हर महीने वसूल किया जाएगा? ये हर महीने वसूल किया जाना है जी 6000। नहीं सर, 6000 है, ये कितना बड़ा जुल्म है इस अवाम के साथ। मलिक साहब, ये सर 6000 हर महीने दिया जाएगा। ये तो कहते थे कि हम तजर्बाकार हैं, इससे तो ये कैसे तजर्बाकार हैं? इससे तो जो खान साहब की हुकूमत थी 3.5 साल, यकीन करें ताजरों का कारोबार इतना वसी हुआ था, इंडस्ट्री चल पड़ी थी और आज वही इंडस्ट्री बंद है। ताजर जो है वो बिल्कुल उनका कारोबार खत्म होता जा रहा है। अब जो छोटे ताजरों का कारोबार था वो भी बिल्कुल खत्म होने के करीब आ गया है और ये चाहते क्या है, हमें इनका कुछ समझ नहीं पता नहीं चल रहा ये किस तरह की हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन खुदाया मलिक साहब, एक सवाल है मेरा, 6000 तो इतनी बड़ी रकम नहीं है। इतने तंग आ चुके हैं मलिक साहब, 6000 तो इतनी बड़ी रकम नहीं है जिस पर ताजर, सारे पाकिस्तान के ताजर जो है वो सरापा एहतजाज है। राणा साहब, ये 6000 वो ताजर हैं जो छोटे ताजरों के ऊपर लगाया, जिनके घर एक बल्ब लगा हुआ है, एक पंखा लगा हुआ है, ये उनके ऊपर आ गया है। और बाकी ये देखें, बाकी से मैं पहले भी बता चुका हूं कि बिजली के बिलों में सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है,
आगे ऑयल फ्यूल टैक्स है और दीगर नीलम झेलम टैक्स है। कितने टैक्स है, इन्होंने कितने टैक्स लेने हैं? ये इनका अपना पेट नहीं भर रहा। ये देखने को तो ये है कि आप ताजर कहते हैं जी हम ताजरों के दोस्त है, ये कोई दोस्त नहीं है, ये ताजरों के बहुत बड़े जालिम है और मौजूदा हुकूमत ताजरों की दोस्त नहीं है। कब तक इख्तिजाज, हड़ताल की कल कब देने जा रहे हैं, कब हड़ताल करने जा रहे हैं आप? हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उनको कहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज खुद नोटिस लें। अगर उन्होंने नोटिस ले लिया और ये टैक्स जो है वापस ले लिया तो फिर तो हड़ताल नहीं होगी, लेकिन हम इन्हें 4 दिन का, लेकिन अगर ये टैक्स वापस ना हुआ तो फिर तमाम ताजिर जो है वो हड़ताल पे भी जाएंगे और अपने मुतालिबात की हड़ताल पे ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया मलिक असलम बलोच साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।